शाबाश. Yesterday we could finish the questions on Stephen's law, rate of loss of heat वाले जो भी थे वो questions किए. ठीक है. Today we will start with a new concept, and the name of the concept is Newton's law of cooling. Stop talking. The name of the concept is what? Tell me. Newton's law of cooling. अब देखो लॉ क्या है और उसका स्टेटमेंट क्या है, फॉर्मूला क्या है, वो सब अभी डिटेल में नहीं करेंगे. सीधे क्वेश्चंस करते हैं. मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जब क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि लॉ कहना क्या चाहता है. पहले अगर लॉ पढ़ाया ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. ठीक है, एंड ओपन योर एमसीक्यू बुकलेट. फर्स्ट एमसीक्यू बुकलेट निकालो अपना, एंड इन द बुकलेट कम टू योर क्लास वर्क सेक्शन. आपका जो क्लास वर्क सेक्शन है ना वहां पर आ जाओ, एंड have a look at question number 40 and 42 on page number 32. पेज 32 पे आइए. दो क्वेश्चन करेंगे हम. क्वेश्चन नंबर 40 एंड क्वेश्चन नंबर 42. एंड क्वेश्चन नंबर 44 ऑल्सो. 3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, फिर बिल्कुल ऐसे 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो आपको अभी यहीं पर करना है. तो दैट विल बी अ गुड प्रैक्टिस. उस प्रैक्टिस को करने के बाद हम लॉ समझेंगे. ठीक है, दिस इज द ओनली थिंग दैट वी नीड टू लर्न टुडे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. 3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 3 आप करोगे, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि लॉ कहना क्या चाहता है. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. पहले मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मूला लिख के दे देता हूँ. फॉर्मूला है d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू k टाइम्स थीटा एवरेज माइनस थीटा नॉट. इसमें थीटा क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. थीटा नॉट क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग. डी थीटा क्या होता है? थीटा मतलब टेम्परेचर, और डी थीटा मतलब क्या? चेंज इन द टेम्परेचर, और अपॉन टाइम. तो ये क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. अरे वेरी गुड. डी थीटा बाय डी क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. तो मैं सारे खाली नोटे मतलब ये लिख देता हूँ कि कौन सा लेटर क्या दिखा रहा है. व्हाट इज थीटा नॉट? टेल मी. टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. व्हाट इज सिर्फ डी थीटा क्या है? चेंज इन टेम्परेचर. एंड पूरा चीज डी थीटा बाई डी टी, ये पूरी चीज क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. आर यू गेटिंग इट? अब अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो 2 चीजें हो सकती हैं. या तो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, या तो टेम्परेचर कम हो रहा होगा. अरे हाँ है ना. अभी चेंज हो गया मतलब क्या? या तो बढ़ा होगा या तो कम हुआ होगा. इस टाइप के क्वेश्चंस में जो हम सॉल्व करेंगे ना, 99.99% ऑफ द क्वेश्चन में टेम्परेचर कभी भी बढ़ता नहीं है, कम होता है. तो जब टेम्परेचर कम होने वाला है तो व्हाई डोंट आई बी मोर प्रिसाइज? लेट मी कॉल दिस एज रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर. आर यू गेटिंग इट? टेक्निकली दिस इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज. चेंज का 2 मतलब होता है, या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या तो टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर बढ़ता तो मैं उसको राइज बोलता, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर कम हो रहा है इसलिए मैंने उसको क्या बोला? फॉल ही क्यों बोला? राइज क्यों नहीं बोला? क्वेश्चन जो बनता है ना उसमें हमेशा टेम्परेचर कम ही होता है. आर यू गेटिंग इट? एंड रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर का एक फैंसी सा नाम भी है जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ कूलिंग. टेम्परेचर कम हो रहा है ना, मतलब ऑब्जेक्ट ठंडा पड़ रहा है, इसीलिए उसका और एक नाम क्या है? रेट ऑफ कूलिंग. डू यू अंडरस्टैंड दिस? वापस एक बार फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला क्या है जो ब्लू में लिखा हुआ है? डी थीटा
अपॉन dt इज इक्वल टू व्हाट, k टाइम्स थीटा एवरेज माइनस थीटा नॉट क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। d थीटा का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, और जब आप उसको टाइम से डिवाइड कर दोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ये समझ में आ रहा है। तो d थीटा बाई dt पूरे चीज को, इस पूरे रेशियो को, इस पूरे रेशियो को क्या नाम दिया हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। लेकिन चेंज का मतलब क्या होता है, दो चीज होती है, टेम्परेचर का बढ़ना भी चेंज है और टेम्परेचर का कम होना भी चेंज। अरे गेटिंग इट, अगर टेम्परेचर बढ़ता तो मैं लिखता राइज, कम हो रहा तो मैं क्या लिखता, यहाँ पर मैंने फॉल इसलिए लिखा क्योंकि 99.99% क्वेश्चंस जो बनेंगे उसमें हमेशा टेम्परेचर को कम किया जाएगा, और इसलिए हमने उसका नाम क्या रखा, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, और थोड़ा सा फैंसी नाम क्या हो गया उसका, रेट ऑफ कूलिंग। डू यू अंडरस्टैंड दिस, समझ में आ रहा है ये पक्का। तो अब आप क्या करोगे, इन योर नोटबुक जस्ट राइट डाउन दिस हेडिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, और कहीं पे ना सिर्फ ये चीज लिख लो, बिकॉज आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट बिकॉज आई नीड अ लॉट ऑफ स्पेस, ठीक है। इन योर नोटबुक राइट डाउन द हेडिंग इज व्हाट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, फॉर्मूला लिख दो, d थीटा बाई dt इज इक्वल टू k टाइम्स थीटा एवरेज माइनस थीटा नॉट। थीटा नॉट इज व्हाट, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, d थीटा मतलब चेंज इन टेम्परेचर, और d थीटा अपॉन dt का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। यस, सो क्या फॉर्मूला बताया मैंने एक बार वापस, d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू k टाइम्स थीटा एवरेज माइनस थीटा नॉट। ये समझ में आ रहा है एवरीवन, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये एग्जैक्टली कहता क्या है, ठीक है। हैव सम पेशेंस फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, दैट इज माय गारंटी, ठीक है। चल यस कासिम, क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ो, पेज नंबर 32 पे। Cup of tea cools from 80 degrees Celsius to 60 degrees Celsius in 1 minute. सुनो, चाय बन के आई होगी गरम, एक कप में निकाला आपने, तो जब चाय एकदम फ्रेशली बन के आई थी, काफी गरम थी, टेम्परेचर कितना था, 80 डिग्री। अब क्या ये चाय हमेशा के लिए गर्म रहने वाला है, ठंडा पड़ेगा थोड़ी देर में। क्वेश्चन में क्या कहना है कि जब बन के आया होगा तब 80 होगा, और 80 से टेम्परेचर कम होके कितना आ गया, 80 से आ गया 60, और इस चीज के लिए टाइम कितना लगा, 1 डू यू अंडरस्टैंड, क्या ये समझ में आया। तो कोई एक चाय होगी जो 80 डिग्री पे रखी होगी आपने शुरुआत में, 1 मिनट के बाद जब आपने टेम्परेचर चेक किया तो 80 से कितना आ गया, 60 आ गया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है पक्का, फाइन। फिर The ambient temperature is 30 degrees Celsius. एम्बियंट मतलब क्या होता है पता है, सराउंडिंग। अरे सराउंडिंग के लिए थोड़ा फैंसी सा वर्ड यूज किया है, क्या वर्ड है उनका, समझ में आ रहा है। सो लिखो वहां पर, जहां पर एम्बियंट वर्ड है अंडरलाइन करो, राइट डाउन, एम्बियंट मींस व्हाट, लिखो वहां पे। सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना दिया उन्होंने, अच्छा मुझे बोलो सराउंडिंग के लिए हम कौन सा लेटर यूज करने वाले हैं, सराउंडिंग मतलब क्या, थीटा, और थीटा नॉट कितना दिया उन्होंने, 30 डिग्री सेल्सियस, समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर In cooling from 60 degrees Celsius to 50 degrees Celsius, it will take how much of time, I don't know, t लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, 80 डिग्री से 60 डिग्री ठंडा हुआ, कितने टाइम में, जिस रूम में आपने ये चाय रखा है उस रूम का टेम्परेचर क्या है, 30। क्वेश्चन क्या है, अभी 60 पे आके रुक जाएगा क्या, 60 से 50 भी तो होगा। उनका ये कहना है कि 60 से 50 आने में कितना टाइम लगेगा, आर यू अंडरस्टैंडिंग। अब देखो कुछ लोग इसमें कैसा दिमाग लगाएंगे, 80 से 60 आया, कितना कम हुआ, 20 डिग्री ना, हाँ टाइम 1 मिनट लगा, टेम्परेचर कितना कम हुआ, तो 20 डिग्री कम होने के लिए 1 मिनट, तो यहाँ पर कितना कम हुआ है, तो 10 डिग्री के लिए आधा मिनट, 0.5 मिनट्स का ऑप्शन है कोई, 30 सेकेंड्स है, मार्क करके आ जाएंगे,
है ना? जब मार्क करोगे तब लगेगा सब सही चल रहा है। अरे फिर आंसर की चेक करेंगे, फिर पार्क फोन करेगा, अरे आपका आंसर गलत है। ये नहीं उसका कभी डर होता कि मैं भी तो गलत हो सकता हूँ, नहीं, सीधा फोन करके बोलेगा आंसर की में कनेक्शन है। तो यूनिटरी मेथड अप्लाई नहीं कर सकते आप यहाँ पर कि 80 से 60 कितना कम हुआ, 20 कम हुआ 1 मिनट में, तो 60 से 50 ये कितना हुआ 10, तो 10 कम होगा आधा मिनट में। ये यूनिटरी मेथड नहीं है। कॉस्ट ऑफ 5 मैंगोज इज 80 रुपीज, तो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ 7 मैंगोज, ऐसे नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को यूज करना भी बहुत ही सिंपल है। लेट्स रीराइट द फॉर्मूला। इट सेज d theta upon dt is k times theta average minus theta नॉट। ये लिखा आपने। अब देखो आपके पास दो अलग अलग केस है। पहले बॉडी का टेम्परेचर 80 से 60 हुआ, तो d थीटा कितना, केस 1 में d थीटा मतलब क्या, चेंज कैसे निकालोगे, 20 मतलब कैसे, ऐसे ही कर रहे हो ना। फर्स्ट क्वेश्चन इसीलिए डिटेल में लिखूंगा, नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट लिखूंगा 20। सो 80 माइनस 60 अपॉन dt मतलब टाइम। 80 से 60 आने में टाइम कितना लगा, एक्चुअली आप मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं सेकंड इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ऑप्शन सेकंड में, अगर ऑप्शन मिनट में होता ना तो मैं मिनट में ही सॉल्व करता। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओके। इज इक्वल टू क्या, k मतलब कोई तो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी हटा के डाल दिया होगा जिसका वैल्यू मुझे नहीं पता। अच्छा, मैंने आपको बोला थीटा नॉट क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, जो कि कितना है। क्या मैंने आपको ये बोला थीटा क्या है, थीटा होता है बॉडी के टेम्परेचर का एवरेज। थीटा क्या होता है, बॉडी के टेम्परेचर का एवरेज। अब बॉडी का टेम्परेचर 80 से 60 पे आया, तो एवरेज टेम्परेचर क्या हो गया, 80 प्लस 60। अरे एवरेज कैसे निकालते हैं, अरे बेटे, तो ये 80 प्लस 60 बाई 2 क्या है, व्हाट इज थीटा। अच्छा मैंने आपको बोला नहीं ना थीटा क्या है, थीटा के उधर एरो करके लिखो, थीटा इज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। थीटा इज व्हाट, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। फास्ट, थीटा इज व्हाट, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। समझ में आया ये आपको? अब सुनो, हाँ, अब बॉडी के टेम्परेचर का मुझे क्या लेना है, एवरेज। तो बॉडी का टेम्परेचर इज चेंजिंग फ्रॉम 80 टू 60 ना, 80 प्लस 60 अपॉन 2, तो ये एवरेज हो गया। एवरेज निकालना आता है सबको, माइनस थीटा नॉट कितना है 30। डू यू अंडरस्टैंड दिस? कितना हो गया, थोड़ा सा ओरली करेंगे अभी। 80 माइनस 60 इज 20 अपॉन 60 1/3 is equal to k times 80 plus 60 140 upon 2 70 minus 30। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से k का वैल्यू कितना हो गया, 1/1। अब इसको आगे सॉल्व करने मत जाओ, इसको क्यों सॉल्व करूं, मुझे थोड़ी k निकालना है, मुझे क्या निकालना है कि 60 से 50 जाने में कितना टाइम लगेगा। सेम फॉर्मूला दोबारा अप्लाई करेंगे। अब अगर ये सेम फॉर्मूला आप दोबारा अप्लाई कर रहे हो, अब d थीटा कितना, 60 माइनस 50। अरे ठीक है, तो 60 माइनस 50 अपॉन क्या लिखना है, dt। टाइम तो तुमको मालूम ही नहीं, अरे भाई तो ढूंढना है, तो यहाँ पे क्या करोगे, इज इक्वल टू k। अरे ठीक है, और जब मुझे k का पूरा वैल्यू ही डालना था तो मैं इसीलिए फ्रैक्शन में उसको सॉल्व नहीं किया, नहीं तो डेसिमल वेसिमल आ जाता बेकार। अरे ठीक है, तो k का वैल्यू क्या लिखोगे आप, 1/120। अंदर क्या लिखना है, थीटा एवरेज। 60 और 50 का एवरेज क्या आएगा, 60 प्लस 50 अपॉन 2 माइनस थीटा नॉट कितना 30 डिग्री। डू यू गेट इट? कितना हो गया, 60 माइनस 50 10 अपॉन t इज इक्वल टू 1 अपॉन 120। ये क्या होगा, 60 प्लस 50 110 डिवाइड बाय 2 55 माइनस 30 कितना 25। डू यू अंडरस्टैंड? व्हाट डू यू वांट? तो टाइम को उधर भेजो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और 120 को उधर भेजो, तो 10 into 120 अपॉन 25। डू यू अंडरस्टैंड? क्या आएगा ये, कैन आई राइट दिस एज 1200 अपॉन 25? कैसे कैंसिल करोगे यहाँ पे, 25 4s are 100, 20 बचेगा 200, 25 8s are, तो टाइम कितना आ गया, तो
So time t is equal to 48 seconds. Do we have an option like this? Exact नहीं है तो फिर nearest देखो ना, ऑप्शन क्या क्या है वो चेक करो. 30, 60, 90 and 50. The closest is what? 50. समझ में आ रहा है? कैसे किया समझा? Let's solve one more question very similar to this. Let's have a look at question number 42. Everyone. Yes. A body cools from 60 degrees Celsius to 50 degrees Celsius in 10 minutes. Look at this. अब आपका बॉडी क्या हो रहा है? 60 डिग्री सेल्सियस से कहाँ पर आ रहा है? 50 डिग्री पे आ रहा है. कितने टाइम में? 10 मिनट में आ रहा है. ओके, फिर When kept in air at 30 degrees Celsius. एक सराउंडिंग है जिसका टेम्परेचर कितना है? ये सराउंडिंग टेम्परेचर मतलब थीटा नॉट ना? ठीक है. फिर In the next 10 minutes, its temperature will be. अगले 10 मिनट में टेम्परेचर कितना होगा? बॉडी शुरुआत में कितना टेम्परेचर पे था? 10 मिनट के बाद 60 से कितना हो गया? तो फिलहाल कितने टेम्परेचर पर है? तो 50 से अगले 10 मिनट में ये कहां पे जाएगा? X. अरे क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 60 से 50 आया 10 मिनट में, अभी 50 पे आ चुके हो, तो 50 से किधर तक जाएगा? X तक जाएगा अगले 10 मिनट में, और इस बार आपको X निकालना है. इस क्वेश्चन में आपने टाइम निकाला, बट कॉन्सेप्ट एक ही होगा. व्हाट फॉर्मूला आर वी गोइंग टू यूज हियर आल्सो? d theta by dt is k times, yes, theta average minus theta naught. Do you understand this? Hello, समझ में आ रहा है? कितने केस है यहाँ पे? दो ना. पहले केस में अप्लाई करेंगे, दूसरे केस में अप्लाई करेंगे. पहले केस में अब थोड़ा सा ओरली करूंगा. d थीटा कितना? 60 50 10 अपॉन टाइम 10 अपॉन 10. समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू k जिसका वैल्यू तुमको नहीं पता. थीटा एवरेज 60 और 50 का एवरेज क्या होता है? 55 माइनस थीटा नॉट. 55 माइनस 30. डू यू अंडरस्टैंड दिस? k कितना हो गया? 125. हर बार सब कुछ लिखना जरूरी नहीं है ना. लिखने में टाइम और स्पेस दोनों वेस्ट हो रहे हैं. अरे गेटेंगे, लेकिन आप डायरेक्ट सिर्फ तब करो अगर आप उतने कॉन्फिडेंट हो और मेंटल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने का आप में एबिलिटी है. समझ में आ रहा है? हीरो बनने जाओगे और 55 माइनस 30 20 लिख कर आओगे तो फिर कुछ फायदा नहीं. अरे गेटेंगे, तो परफॉर्म दिस स्टंट ओनली अंडर द supervision of some expert. Okay, do not try this at home. What I meant is, आप कैलकुलेशन अगर ओरली कर सकते हो, उसमें अच्छे हो, गड़बड़ नहीं करते, सिली मिस्टेक्स नहीं होते, तो ये सब करो. अगर आपको ये सब नहीं आता तो फिर करने का 2 लाइन ज्यादा लिखेंगे लेकिन 4 मार्क मिलने चाहिए. अरे करेंगे? ओके फाइन. तो ये आपने फर्स्ट केस में अप्लाई कर दिया ना. k का वैल्यू कितना आ गया? 1/25. नाउ वी नीड टू अप्लाई द सेम लॉजिक इन द सेकंड केस. d थीटा मतलब क्या? चेंज इन टेम्परेचर. अब आपको ये x है, ये मालूम ही नहीं है, तो अब आप चेंज इन टेम्परेचर क्या लिखोगे? 50 माइनस x. आर यू गेटिंग इट? अपॉन टाइम, टाइम कितना? 10 मिनट इज इक्वल टू k. k कितना? 1/25. अंदर क्या है? थीटा एवरेज. अभी तुम एवरेज भी नहीं निकाल पाओगे, तो एवरेज के लिए क्या करोगे? 50 प्लस x अपॉन 2. अरे हाँ ना. माइनस थीटा नॉट कितना? 30. इसमें x को छोड़ के आपको सब मालूम है. अरे हाँ ना. तो ये कुछ तो करो, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर उधर. आई डोंट नो हाउ, बट गेट मी द वैल्यू ऑफ x. कर लोगे? हेलो. सो दिस, थैंक यू. तो यहाँ से आप मुझे x लगा दो. फाइन. ओके, और कौन सा क्वेश्चन लिखा था मैंने? 44. चलो 44 पढ़ो. यस पार्थ, रीड 44. It takes 10 minutes to cool a liquid from 61 degrees Celsius to 59 degrees Celsius. Sorry. It takes 10 minutes to cool a liquid from 61 degrees Celsius to 59 degrees Celsius. तो भड़कने की क्या बात है? ध्यान से पढ़ थोड़ा. 61 से 59 हुआ कितने टाइम में? 10 मिनट में. ठीक है, फिर If room temperature is 30 degrees. रूम टेम्परेचर मतलब क्या? थीटा नॉट कितना? 30. ठीक है, फिर Then time taken in cooling from 51 degrees Celsius to 49 degrees Celsius. 51 से 49 में कितना टाइम लगेगा? क्या टाइम निकालने वाला क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं? तो फिर ये मैं दोबारा क्यों कर रहा हूँ सेम टाइप का क्वेश्चन?
I just want to understand. I just want you to understand one thing. पहले क्वेश्चन में क्या हो रहा था मालूम है? टेम्परेचर का जो वैल्यूज दिया ना वो कंटिन्यूअस है. 80 से 60, 60 से 50. वहां पे कंटिन्यूअस नहीं है. 61 से 59 हुआ, फिर सीधा 51 से 49 है. तो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको ना थोड़ा सा ज्यादा सोचने का प्रॉब्लम होता है, वो क्या सोचेंगे कि अरे यहाँ पर ये कंटिन्यूअस नहीं है ना, तो कुछ अलग मेथड से सॉल्व करना है. बट ऐसा नहीं होता. इट इज द सेम मेथड. व्हाट लॉजिक आर वी गोइंग टू यूज? d theta by dt is k times theta average minus theta naught. Do you understand this? अब क्या करेंगे? पहले फर्स्ट केस में अप्लाई करेंगे ना. फर्स्ट केस का d थीटा कितना? 61:59 कितना? 2 और टाइम कितना? 10 मिनट. समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू k टाइम्स थीटा एवरेज. 61 और 59 का एवरेज होता है 60. अरे दोनों के बीच में ना, माइनस थीटा नॉट. थीटा नॉट कितना? 30. ये कैंसिल होगा कितने से? 5 से. इधर कितना? 30. 35 तो k का वैल्यू कितना हो गया? 1/150. However, your job is not to find the value of k. अरे हाँ ना. अब d थीटा कितना होगा? 51 से 49 कितना? 2 डिग्री. अब टाइम कितना होगा? ढूंढना है. k कितना होगा? 1/150. एवरेज कितना होगा? 51:49 एवरेज माइनस थीटा नॉट कितना? 30. Do you understand this? So 2/t is 1/150 into 50 minus 30 कितना? तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हुआ, और ये 2 और ये 2 भी कैंसिल होगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. टाइम t इक्वल टू 15 मिनट्स आएगा. Do you understand this? Yes. समझ में आ रही है? यहाँ पर एक साथ निकालोगे. ठीक है, एक काम करो, पहले सब लोग रफ में ये सब लिखेंगे आराम से. इसके बाद कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा. पहले रफ में सब लोग ये सॉल्व करो. गिव मी द वैल्यू ऑफ x. आई वांट टू डिस्कस समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स. पॉज करो. लेट मी सॉल्व द वैल्यू ऑफ x. 5 2s are and 5 5s are. करेक्ट है? ये 5 को मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ, तो ये कितना होगा? 250 minus 5x upon 2. मीनवाइल यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 ना, तो ये कितना होगा? 50 plus x minus 60, तो कितना हो गया? x minus 10. 50 minus 60 ना, डिनोमिनेटर में कितना है? 2. Do you agree? Yes. I think this 2 and this 2 gets cut. अरे हाँ या ना. एंड ये माइनस से यहाँ पर आया तो प्लस, कितना हो जाएगा? 260. और ये इधर आया तो प्लस 6x है ना. तो x कितना? 260/6, which is same as 6 4s are 24. बचा कितना? 2. 20. 6 3s are 18. बचा 2. 43.3 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, क्या आंसर है वो मैटर नहीं कर रहा. आई जस्ट वांट टू डिस्कस समथिंग एल्स. x का वैल्यू 43. हाउ मेनी यू गॉट दिस आंसर? बाकी लोग जाओ पहले और कक्षा 6 में जाके गणित के प्राध्यापक से सीखो ये सब. ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कब सिखाते हैं हमको? 6-7 स्टैंडर्ड में ही ना? नहीं, इतना लेट नहीं. 4th स्टैंडर्ड में होता ही है. तो जाके उनसे थोड़ा ट्यूशन लो. 2 जन को आया खाली 43. ये देखो, ये सैंथोम के टॉपर्स, इनका आंसर आ रहा है 40. 43.3 है ना. और इतना भी कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन है नहीं जितना तुमने बना दिया इसको. चलो, एनीवेज, नाउ आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या यहाँ पर यूनिटरी मेथड अप्लाई हुआ? देखो, 1 मिनट मतलब क्या? ये समझो आप 60 सेकेंड, और ये वाला टाइम का आंसर कितना आता है? 48 सेकेंड. तो पहले 20 डिग्री कम होने के लिए 60 सेकेंड लगे, फिर 10 डिग्री कम होने के लिए 48 सेकेंड लगे. यूनिटरी मेथड यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता. यहाँ पर भी देखो, पहले 10 मिनट में टेम्परेचर 60 से 50 आया, तो अगर आप ये सोचोगे ना, यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर 10 का है, अरे 60 से 50 पर आएगा. अच्छा, वापस आपने 10 मिनट ठंडा होने दिया ना बॉडी को, लेकिन अभी x क्या आया? 43.3. So if you write x as 43.3,
अब आपका चेंज देखो कितना है, 6.7 डिग्री। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो पहले 10 मिनट में 10 डिग्री कम हुआ, लेकिन अगले 10 मिनट में खाली 6.7 डिग्री कम हुआ। समझ में आ रहा है? इसके और 10 मिनट के बाद ना 6.7 से भी छोटा आंसर है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? और यहां पर देखो 61 से 59 चेंज कितना हुआ, 2 डिग्री, और इस 2 डिग्री के लिए टाइम कितना लगा, 10 minutes. वापस 59 से 49 चेंज कितना हुआ, बट अब 2 डिग्री के लिए टाइम कितना लगा, 15 मिनट्स। आर यू गेटिंग इट? सो एक बात तो क्लियर हो गई कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में यूनिटरी मेथड तो नहीं चलने वाला। आर यू गेटिंग इट? एंड द मेथड दैट इज गोइंग टू वर्क इज दिस सिंपल मेथड। अभी भी लॉ क्या है मैंने आपको उतना अच्छे से बताया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने अपने को आ गया है ना। बाय द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस आल्सो एंड द लॉ आल्सो, बट अभी के लिए ये 3 क्वेश्चन समझ में आए? पक्का? ओके, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने गंदा कर दिया है, वो रेड कलर वाली चीजें आपको बुक में नहीं लिखनी है। अरे ये सब किया ना मैंने, दैट वाज जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग द थिंग्स दैट यहाँ पे यूनिटरी मेथड चलने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है ये? फाइन, 5 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको, ये तीनों क्वेश्चंस कॉपी करो एंड देन वी गो ऑन। फाइन, नाउ पेज नंबर 33 पे जो क्वेश्चन नंबर 43 है वो डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा फास्ट करूंगा मैं, मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इट राइट? ठीक है, चलो 43 क्या है पढ़ो एक बार। A body cools from 50 to 49.9 degrees Celsius in 5 seconds. 50 to 49.9 मतलब कम कितना हुआ, 0.1 डिग्री कम हुआ इन हाउ मच ऑफ टाइम, 5 seconds. 5 सेकेंड इज इक्वल टू k टाइम्स थीटा एवरेज। 50 और 49.9 का एवरेज क्या होगा, 49.95 माइनस थीटा नॉट इज सराउंडिंग, सराउंडिंग की टेम्परेचर कितना है, 30। ओके, दिस इज गिवन एज लाइट आया, ठीक है, लेट इट बी। अभी के लिए देखो ये आपको समझा। अब यहां से k का वैल्यू निकालना है। अब सुनो, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/10 मतलब ये कितना हो गया, 1/50 इज इक्वल टू k टाइम्स, ये सबट्रैक्ट किया तो कितना आएगा, 49 में से 30 किया तो कितना, 19.95। तो k कितना हो गया, 1/50 इंटू 19.95। अब ना मैं इसको सॉल्व क्यों करूं, आगे कहीं पे वैल्यूज ही रखनी है ना, k का वैल्यू पूछा है गया, तो इसको सॉल्व करके क्या मतलब है। चलो आगे देखते हैं। फिर सेकंड पार्ट में क्या दिया है, How long will it take to cool from 40 to 39.9? 40 to 39.9 वापस चेंज कितना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब टाइम मुझे नहीं पता इस बार, अरे हाँ ना, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k जो कि ये है। अरे यस और नो, डू यू गेट इट? अंदर क्या लिखते हो आप, थीटा एवरेज 40 और 39.9 का एवरेज क्या होगा, 39.95 और सराउंडिंग कितना अभी भी 30 है। आर यू गेटिंग इट? तो ये कितना हो गया, 0.1/t और ये कितना है 1/50। 19.95 को ऐसा लिख दो 1995 और उसका 2 डेसिमल का 100 ऊपर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा, 9.95 ना। 9.95 को ऐसा लिख सकता है 995/100। हेलो, तो ये क्या हो गया, ये और ये कैंसिल हुआ। 0.1 को ऐसा लिख सकता है 1/10। ये ऐसा इसलिए किया ताकि ये 0 और ये 0 भी क्या हो, कैंसिल। लेफ्ट में आपके पास बचा 1/t, राइट में आपके पास बचा है ये 5 और ऊपर 995, कैंसिल होगा। 5 1s are 5 9s are 5 9s are, ऊपर बचा 199, नीचे बचा 1995। समझ में आ रहा है? इसको अप्रोक्सीमेटली कितना ले लो, 200, और इसको अप्रोक्सीमेटली कितना ले लो, 2000। ये दोनों जीरोस गए ये 10 से, तो 1/t इज इक्वल टू 1/10। तो टाइम कितना आ गया, 10 सेकेंड्स। आर यू गेटिंग इट? वापस एक बार क्वेश्चन में नोटिस करो, पहले आप 50 से 49.9 पे आए ना, चेंज कितना हुआ था, 0.1। अब आप कितना आए, 40 से 39.9 आए, अभी भी चेंज कितना हुआ, लेकिन पहले वाले 0.1 के चेंज के लिए टाइम कितना लगा था, 5 सेकेंड। अब उसी 0.1 के लिए टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड। अरे वेरी गुड, तो 0.1 तो सेम ही है,
पहले भी 0.1 फॉल हुआ टेम्परेचर, अभी भी 0.1 ही फॉल हुआ टेम्परेचर, लेकिन पहले 5 सेकंड लगा, अभी 10 सेकंड लगा। तो यहाँ पे दिस you can see in every question, in none of the questions unitary method is going to work. Do you understand? Okay. अब ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 43. How about 84? वो हुआ तुम्हारा? 84 सॉल्व करेंगे फिर. 84 क्या, रीड? In our room, final temperature is 30 degrees Celsius. So body cools from 61 to 59. 61 से 59 कम कितना हुआ? 2 डिग्री. कितने टाइम में हुआ ये? 4 मिनट में हुआ. इज इक्वल टू के 61 टू 59 का एवरेज होता है 60 और रूम का टेम्परेचर क्या दिया है? 30. कितना हो गया ये 2 से कैंसिल हुआ, ये कितना आ गया? 30 नीचे गया. के का वैल्यू कितना? 1/60. ये हो गया केस 1. ठीक है, फिर In time, the time taken by the body to cool from 51 to 49. 51 टू 49 वापस कितना कम करना है? 2 डिग्री. टाइम मुझे ढूंढना है. के का वैल्यू कितना? 1/60. एवरेज क्या होगा? अरे 51 टू 49 ना, एवरेज इज 50 और सराउंडिंग कितना? 30. कितना हो गया ये? 2/t. ये कितना? 20 और 60 कटेगा कितना? 1/3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 6 वॉट मिनट्स और सेकंड. ये 4 क्या डाला था, मिनट या सेकंड? ये 4 मिनट में था ना, तो ये 6 भी मिनट में आएगा. वापस एक बार समझो, यहाँ पर भी 2 डिग्री कम हुआ, बट ये 2 डिग्री के लिए कितना टाइम लगा? 4 मिनट. यहाँ पर भी 2 डिग्री कम हो रहा है, बट अब कितना टाइम लग रहा है? 6 मिनट लग रहा है. डू यू अंडरस्टैंड दिस? क्या सबको 40? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट बोथ द क्वेश्चंस करेक्ट? 43rd करेक्ट हुआ, मतलब क्या यू आर गुड विथ मैथ्स? राउंड ऑफ किया था ऐसा? इसको सॉल्व कर रहे थे तुम लोग? राउंड ऑफ किया ना, गुड, फाइन. एंड हाउ मेनी ऑफ यू गॉट 84 करेक्ट? नाइस. आई गिव यू 5 more minutes to solve what? Question number 85, 108 and 125. जल्दी ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करो. यस, वापस एक बार पूछ रहा हूँ. 85, 108 और 125 ये तीनों के आंसर आए सबके? मैच हो रहा है? नोबडी वांट्स मी टू सॉल्व? फाइन. ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन जहां पर आपको बॉडी के टेम्परेचर का जो चेंज हो रहा है वो हमेशा एक रेंज में दिया. आपने नोटिस किया क्वेश्चन को कैसे हमेशा लोग फ्रेम करते हैं? 60 से 40 आ रहा है, 50 से 30 जा रहा है, 100 से 70 आया. डिड यू नोटिस दैट? इन ऑल द क्वेश्चंस दैट वी सॉल्व्ड सो फार, 3 मैंने किए, 5 तुमने, 8 क्वेश्चन में सिमिलरिटी क्या थी? रेंज दिया था. 50 से 40 गया, 70 से 60 गया, ऐसा ही था ना सब. अब हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जहां पर रेंज नहीं दिया होगा, बॉडी का एग्जैक्ट टेम्परेचर दिया होगा. Are you getting it? So now let us solve the second type of question where the range is not given, the exact temperature is given. ठीक है? Come to question number homework section में. Come to question number 118 and 119. होमवर्क सेक्शन में 118 और 119 ये 2 क्वेश्चन करता है. ठीक है? 118 एंड 119 2 क्वेश्चन है. 2 में से एक मैं करता हूँ, एक तुम करोगे. बोलो कौन सा? 18 थोड़ा इजी है. 19 करता हूँ. 19 लुक एट द क्वेश्चन का साइज ऑल्सो ना. ये बड़ा, ये तू कर भाई, छोटा वाला हम करेंगे. फेयर इनफ, नो प्रॉब्लम. चलो 119 करेंगे. अच्छा, द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी सेम. व्हाट इज द फॉर्मूला? d theta by dt is equal to k times. अब मैं एवरेज नहीं निकालूंगा. पिछली बार एवरेज क्यों निकाल पाए पता है? क्योंकि आपको रेंज था कि बॉडी का टेम्परेचर 40 से 30 गया, तो आप रेंज एवरेज निकाल सकते हो ना. 40 + 30/2. इस बार आपको रेंज ही नहीं दिया होगा, इस बार आपको एग्जैक्ट वैल्यू दिया होगा, तो एवरेज कैसे निकालोगे? मत निकालो, जो एग्जैक्ट वैल्यू दिया वही डाल दो. फिर आर यू गेटिंग इट? एक क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आएगा. 119, यस, रीड. A hot body is placed in cooler surroundings. Its rate of cooling is 3 degrees Celsius. व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ कूलिंग? ए बंदा, तू बोर्ड पे ध्यान दे. कौन पढ़ रहा है, तेरे को क्या लेना देना?
गलत गतिविधियों में व्यस्त हो जाओगे बालक। अभ्यास में ध्यान दो। नारी शक्ति तुम्हें बर्बाद करेगी। जो ये रिकॉर्डिंग देखी है वो भी तो कुछ सीखे। चलो आ जाओ यहाँ पे बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 119, व्हाट पेज इज दिस क्वेश्चन इज ऑन? 48 पेज पे आजा मंदार। क्वेश्चन नंबर 119 करेंगे, ठीक है? फोकस। चलो टेल मी दिस d theta by dt is what? टेल मी। ये है रेट ऑफ कूलिंग, करेक्ट है? अब देखते हैं क्वेश्चन में डेटा किस तरह से दिया है और आपको उसको सॉल्व कैसे करना है। पहले से पढ़ो। A hot body is placed in cooler surroundings. Its rate of cooling is 3 degrees Celsius. रेट ऑफ कूलिंग का मतलब क्या? d थीटा बाई dt दिया है, कितना? सी अब तक के क्वेश्चन में ना d थीटा आप खुद से निकाल देते। अगर मैं आपको क्वेश्चन में बोलता कि ये बॉडी है जो 70 से ठंडा होकर 50 पे आ गया 5 मिनट में, तो तुम क्या करते थे? 70 से 50 आया तो 70 माइनस 50 5 मिनट में, तो कितना? 20/5 4 आप खुद से निकाल देते। अब क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ है, अरे गेटिंग इट? तो आपको सीधा दिया है d थीटा बाई dt कितना है? 3 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो आपको ये समझेगा कि ये जो भी बॉडी है 1 मिनट में 3 डिग्री ठंडा पड़ रहा है। अरे गेटिंग इट? अच्छा, बॉडी का खुद का भी तो कोई टेम्परेचर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको रेंज दिया होता नहीं है, एग्जैक्ट टेम्परेचर दिया होगा। अरे गेटिंग इट? तो आपको क्या बोला है? रेट ऑफ कूलिंग कितना है? 3 डिग्री सेल्सियस पर मिनट एंड The temperature, when its temperature is 70 degrees Celsius. और बॉडी का खुद का टेम्परेचर कितना है? 70. फर्क समझ में आ रहा है? अब तक के जो 8 क्वेश्चन किया और ये वाला क्वेश्चन किया, अब तक के क्वेश्चन में आपको दिया होता है रेंज। रेंज दिया होगा तो आप यहाँ पर क्या निकालोगे? एवरेज। और जब रेंज दिया होता है तब d थीटा बाई dt आप खुद से निकालते हो। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जहां पर d थीटा बाई dt दिया है और टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ये भी आपको दिया होगा, एंड बिकॉज यू नो द एग्जैक्ट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, आपको यहाँ पर एवरेज निकालने की जरूरत ही नहीं है। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, फिर And 1.5 degrees Celsius per minute when its temperature is 50 degrees. एक और d थीटा बाई dt दिया है, कितना? 1.5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, एंड तब बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री। ठीक है, फिर What is the rate of cooling when the temperature of the body is 40? what is the rate of cooling when the temperature of the body is 40 डिग्री सेल्सियस? क्या आपको ये समझ में आया? जब बॉडी का टेम्परेचर कितना था? 70, तब वो 1 मिनट में 3 डिग्री ठंडा हो रहा है। जब उसका टेम्परेचर हो गया 50, तब वो 1 मिनट में सिर्फ 1.5 डिग्री ठंडा हो रहा है। आपका क्वेश्चन क्या है कि जब इसका टेम्परेचर होगा 40 तो कितना ठंडा होगा 1 मिनट में? आंसर जो भी आएगा 1.5 से छोटा आएगा। अरे यार, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है ना, वैसे वैसे रेट ऑफ कूलिंग भी कैसा होता रहता है? कम होता रहता है। तो एनी ऑप्शन विच इज मोर देन 1.5 कैन नॉट बी द आंसर। 1 मिनट, गुड जॉब मुस्तफा। जो भी आंसर 1.5 या 1.5 से ऊपर होता वो तुम्हारा आंसर बन ही नहीं सकता ना, बट यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं जो आप एलिमिनेट कर पाओ। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका वापस वही होगा। फॉर्मूला क्या है? d थीटा बाई dt is equal to k times what? Tell me. Theta minus theta. How many cases do we have? 3. First case, second case and third case. इसको पहले अप्लाई करेंगे फर्स्ट केस के लिए। अब आपको d थीटा बाई dt खुद से निकालने की जरूरत है क्या? दिया हुआ है, कितना? 3 is equal to k times। अब आपको एवरेज निकालने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि रेंज दिया ही नहीं है ना, एग्जैक्ट टेम्परेचर दिया है, कितना? तो यहाँ पर क्या आएगा? 70 माइनस थीटा नॉट। थीटा नॉट होता है टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। इस टाइप के क्वेश्चन में उन्होंने आपको सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया सब दे देंगे तो ढूंढोगे क्या तुम? अरे गेटिंग इट? तो आपको d थीटा बाई dt पता है, कितना? 3। k नहीं पता। बॉडी का टेम्परेचर आपको मालूम है कितना? 70, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? थीटा नॉट, जिसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है। अब पता दिक्कत क्या हो गई? दिक्कत ये हो गई कि यहाँ पे k भी नहीं मालूम है, थीटा नॉट भी नहीं मालूम।
दो अननोन नहीं मिलता एक इक्वेशन से, एक इक्वेशन से एक ही अननोन मिलता है, यहाँ पर दो अननोन हो गए, तो यहाँ पर आप अटक गए, कोई बात नहीं, कॉल दिस एज इक्वेशन 1, गेट इट? ठीक है, अब वापस ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सेकंड केस के लिए। सेकंड केस में d थीटा बाई dt कितना है 1.5 इज इक्वल टू k टाइम्स थीटा कितना 50 माइनस थीटा नॉट वापस नहीं पता, अरे हाँ या ना, कॉल दिस एज इक्वेशन सेकंड। समझ में आ रहा है? अब 1 और 2 है, इक्वेशन कितने हो गए 2, अननोन भी कितने हैं k भी अननोन है, थीटा नॉट भी अननोन है, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व होता है। कैसे करेंगे? अब क्या कर दो 1 को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या होगा 3, उस तरफ क्या है 1.5। डोंट यू थिंक जब डिवाइड करोगे तो k और k कैंसिल होगा, इधर क्या बचा थीटा नॉट और उधर क्या बचा डू यू अंडरस्टैंड? 1.5 का डबल होता है ये 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई करूं मैं तो यहाँ डू यू अंडरस्टैंड दिस? एक स्टेप डायरेक्ट 1.5 से 2 से कैंसिल होगा ना, वो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा कितना 100 माइनस 2 थीटा नॉट इज इक्वल टू, डू यू गेट इट? ये 70 आएगा इधर, 100 माइनस 70 कितना 30 और ये माइनस 2 थीटा नॉट है, उधर जाएगा तो प्लस होगा, माइनस थीटा नॉट प्लस 2 थीटा नॉट इज थीटा नॉट 3। कैसे? ये माइनस है ना, अरे 100 माइनस 70 कितना हो गया, तो यहाँ से आपको क्या मिला थीटा नॉट क्या है सराउंडिंग का टेम्परेचर। बट क्या आपसे वो पूछा था? आपसे क्या पूछा है कि जब टेम्परेचर ऑफ द बॉडी 40 होगा तब d थीटा बाई dt कितना होगा? अरे गेटिंग ओके, तो अभी तक आपको क्या मिल गया? अब मैं क्या करूंगा, पुट थीटा नॉट इन कोई भी इक्वेशन में रख दो जो फर्स्ट में रखते हैं, उधर डेसिमल है, तो थीटा नॉट को रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू k टाइम्स 70 माइनस कितना k कितना हो गया, डू यू अंडरस्टैंड दिस? k का वैल्यू हो रहा है 3/40, इसमें कोई डाउट? अब आप वही फॉर्मूला तीसरी बार अप्लाई करोगे, d थीटा बाई dt इन द थर्ड केस, वो तुमको ढूंढना है, अरे हाँ ना, d थीटा बाई dt इज इक्वल टू k सम कांस्टेंट जिसकी वैल्यू तुमने निकाल ली है कितनी, थीटा इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी 40 एंड थीटा नॉट इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, तो तुमने ढूंढा 30। डू यू अंडरस्टैंड? कितना हो गया ये d थीटा बाई dt इज कितना 3/40 और ये 10 ना, ये और ये कटा 3/4 कितना 0.75। चेंज इन टेम्परेचर मतलब डिग्री सेल्सियस और टाइम मतलब क्या मिनट। डू यू अंडरस्टैंड? तो जब बॉडी का टेम्परेचर 40 हो जाएगा तब रेट ऑफ कूलिंग कितना हो जाएगा 0.75 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। एक चीज आपको यहाँ पर ये समझनी है कि जब बॉडी का टेम्परेचर 70 था तो 1 मिनट में 3 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, फिर जब बॉडी का टेम्परेचर 50 हो गया तो 1 मिनट में 1.5 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, और जब बॉडी का टेम्परेचर 40 हुआ, समझ में आ रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है 0.75 हो, फिर अगर 40 से 30 हो गया, समझ में आ रहा है पक्का? जब मुझे पता चलो जब बॉडी का टेम्परेचर 30 हो जाएगा तब रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा, अब बॉडी ठंडा होगा ही नहीं। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 30 हो गया, सराउंडिंग में तो 30 है, तो आपकी बॉडी का भी 30, सराउंडिंग का भी 30। इज देयर अ डिफरेंस? अगर आपको स्टीफन्स लॉ याद है तो Q अपॉन T क्या होता है, A E सिग्मा, यहाँ पर हीट है जो आपने एमिट किया, और अगर मैं ऐसा लिखता हूँ A E सिग्मा T नॉट रेज़ टू 4, ये वाला Q है जो आपने अब्सॉर्ब किया। जब आपके बॉडी का टेम्परेचर भी 30 है, सराउंडिंग का टेम्परेचर भी, तो जितना आप एमिट करोगे उतना ही आप, तो जितना हीट बाहर जाएगा उतना हीट अंदर जाएगा, तो हीट में लॉस ही नहीं हो रहा, और जब हीट में लॉस ही नहीं हो रहा तो टेम्परेचर कम क्यों होगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम हो गया, फिर और टेम्परेचर गिरता है क्या नीचे? नहीं गिरेगा। बट क्या इसका मतलब ये हुआ कि हीट एक्सचेंज नहीं होगा? हीट एक्सचेंज होगा, हीट बाहर भी जाएगा अंदर भी आएगा, लेकिन जितना बाहर जाएगा, इसलिए कोई लॉस या गेन नहीं हो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? श्योर? ओके देन, सो दिस इज व्हाट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 119। इसको बाद में लिखेंगे, पहले आप इसको रेफर करके 118 सॉल्व करोगे खुद से फास्ट।
Now have a look at question number 118. इसको भी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ. I am assuming that everyone was able to solve this question. ठीक है. अब क्वेश्चन पढ़ो एक बार. Yes मैडम, तुम ही पढ़ो. A metal sphere cools at the rate of 3 degrees Celsius per minute. सुनो, d theta by dt कितना है? 3 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा. ओके. When its temperature is 50 degrees Celsius. टेम्परेचर कितना है? 50. The ठीक है. temperature of the surrounding is 25 degrees Celsius. ओके. सराउंडिंग टेम्परेचर भी आपको दिया हुआ है कितना? 25. The rate of cooling of the sphere at the temperature 40 degrees Celsius is 40 डिग्री सेल्सियस पे. आंसर क्या है तुम्हारा? 1.8. अब देखो लॉ क्या है वो तो पढ़ना पड़ेगा अभी. सो व्हाट 2 मोर मिनट्स. जस्ट यहाँ पे देखो, जब बॉडी का टेम्परेचर 50 है, सराउंडिंग कितना है? 25. तो दोनों में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? थीटा माइनस थीटा नॉट. समझ में आ रहा है? ये वाला डिफरेंस यहाँ पर कितना है? 25 का डिफरेंस है ना. अच्छा, जब 25 का डिफरेंस था तब रेट ऑफ कूलिंग कितना? 3. जब 40 आया बॉडी का टेम्परेचर, अब डिफरेंस कितना हो गया? 50. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जब 25 का डिफरेंस था तब रेट ऑफ कूलिंग कितना? 3. तो जब 15 का डिफरेंस होगा तब रेट ऑफ कूलिंग कम हो गया. मतलब क्या? आपका लॉ ये बोलता है कि आपके बॉडी का और उसके सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उसका जो डिफरेंस है ना, जब वो डिफरेंस कम हो जाता है तो रेट ऑफ कूलिंग भी कम हो जाता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? पहले यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर कितना है? 50. सराउंडिंग कितना है? 25. गैप कितना हुआ? 25. यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर कितना है? 40. ये कितना है? 25. डिफरेंस कितना हो गया? 3. तो जब 25 था तो रेट ऑफ कूलिंग 3 था. जब 15 हुआ तो रेट ऑफ कूलिंग, तो ये कम हुआ ना, तो ये भी कम होगा. यहाँ पे भी देख लो, इस क्वेश्चन में जब हमने सॉल्व किया, सराउंडिंग टेम्परेचर कितना निकला? 30. सराउंडिंग टेम्परेचर कितना निकला? 30. यहाँ पे देखो बॉडी कितना है? 70. सराउंडिंग 30. डिफरेंस कितना है? 40 का. आर यू गेटिंग इट? यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर 50, सराउंडिंग 30. डिफरेंस कितना है? 20 का. डू यू गेट इट? यहाँ पे बॉडी कितना? 40, सराउंडिंग 30. डिफरेंस कितना है? तो देखो, जब डिफरेंस 40 का था तो रेट ऑफ कूलिंग 3. जब डिफरेंस 20 का हुआ तब रेट ऑफ कूलिंग 1.5. और जब डिफरेंस 10 का हो गया तो कितना आया था ये? कहने का मतलब क्या है? जब डिफरेंस कम होगा तो रेट ऑफ कूलिंग भी, इसका उल्टा बोलूं तो जब डिफरेंस बढ़ेगा तो रेट ऑफ कूलिंग भी बढ़ेगा. इसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कहते. तो व्हाट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? आपका जो रेट ऑफ कूलिंग है ना, d थीटा बाय dt, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? डिफरेंस के. किसका डिफरेंस है वो? आपके बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस के साथ. डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. डू यू गेट इट? Open your notebook, write the heading as Newton's law of cooling. I'll just make you write a small statement. और उसके बाद आप ये लिखोगे और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अपना खत्म. समझ में आ रहा है ये? या देयर आर अ वेरी फ्यू टॉपिक इन फिजिक्स जहाँ पर ऐसा हम करेंगे कि पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 5 क्वेश्चन तुमने भी किए, तुमको भी आए, और अब हम जान रहे हैं कि ये लॉ क्या है. पहले लॉ बता दिया होता ना, कुछ समझ में नहीं है. समझ में आ रहा है? चलो, तो इन योर नोटबुक राइट द हेडिंग इज व्हाट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. अच्छा, ये आपने किया है, फॉर्मूला में लिखा. अब उसका स्टेटमेंट लिखेंगे. अच्छा, मैंने जो लिखवाया वहां पे प्रोपोर्शनलिटी ऐसा कि के डाला था, बट वो तो हमने सॉल्विंग के लिए किया ना. एक्चुअली लॉ ये है. ठीक है, तो अभी इसका स्टेटमेंट लिख देंगे. राइट डाउन द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी, द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी. कैसा भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, is directly proportional to. तुम बताओ कैसे? The difference between temperature of the body and the difference between temperature of the body and its surrounding. Temperature of the body and its surrounding.
हेलो, समझ में आ रही है आपको? पक्का? Then this takes care of your Newton's law of cooling entirely. ठीक है? Now let me just check if there are some more questions on Newton's law of cooling जो आप solve कर सकते हो. ठीक है? एक पेंसिल दो. पेज नंबर 50 पे आओ. Wait. There is no question on Newton's law on that page. तुम भी देखो यार, तुमको कुछ मिले तो तुम भी बता दो. 122 होमवर्क सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 122 स्टार्ट करना. 122 48. मेरा काम मत बढ़ाओ. सॉरी 44 पर 88. या 88 सॉल्व कर सकते हो. 89 भी. 88, 89 are Newton's law. In fact 90 also. 88, 89 and 90 all are Newton's law. फिर बस चलो इतना ही. बहुत बड़ा दे रहे मेरा. नो, पेज नंबर 37 पे आओ. मिल गया. पेज नंबर 37 पे आओ. क्वेश्चन नंबर 29 and 30. They are also Newton's law. क्लास वर्क के सारे किए क्या हमने? क्लास वर्क में 40, 42 किया ना. 43 और 44 हो गया. ठीक है, चलो इतने क्वेश्चंस है, करके लेकर आओ. आई डोंट थिंक इसमें आपको डाउट्स आएंगे. फाइन, दैट इज ऑल फॉर टुडे. एंड बंद.